करनी पड़ेगी कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेरा काम क्या है। तो आपको भूखा नहीं रहना, भूखा नहीं रहना। तो अब खाना जब 50 रुपए का आ रहा है तो ठीक है, आप आपकी बहन को कह सकते हो कि यार सॉरी यार पैसे नहीं है, आज मत बांध राखी, कल बांध देना, ठीक है। नहीं तो फ्री में भी बांध सकती है बहन तो राखी, कोई बात नहीं, ये वाला काम ना भी करें तो चल जाएगा। घर हम पैदल भी जा सकते हैं, बस का उपयोग करें चाहे ना करें, लेकिन हम भूखे नहीं रह सकते। तो ये हमको सोचना पड़ा, हमको क्या सोचना पड़ा कि इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, उसको करूं किसको नहीं करूं, किसको करने से मुझे सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो ये 50 रुपए को मैंने कहां खर्च किया, खाने में। अब सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी हो सकती है। कोई कह सकता है कि हाँ सर इसमें क्या है, मेरे को खाना नहीं खाना, मैं आज का व्रत रख लूंगा, लेकिन बहन को खुश करना जरूरी है। ये उसकी प्रायोरिटी है, ये उसने सोचा। क्लियर है? तो अपनी अपनी प्रायोरिटी यानी मानव का व्यवहार, अपने अपने अलग अलग मानवों का, अलग अलग पर्सन्स की अलग अलग प्रायोरिटी हो सकती हैं, उसके हिसाब से उसको कैसे मैनेज करना है, दैट इज इकोनॉमिक्स। और ये किसने कहा था? रॉबिन ने। सीमित संसाधन होने पर क्या मानव व्यवहार होगा, वो इकोनॉमिक्स है। अब सर आप इतनी देर से इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स कर रहे हो और ऊपर आपने लिख रखा है इकोनॉमी। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी अलग अलग चीज़ होती है, और आपने तीनों में इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स बोल दिया। तो देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही है, लेकिन अब इसको जब हम एक विस्तृत रूप में देखते हैं, किसी देश के ऊपर अप्लाई कर दें, कितनी प्रोडक्शन है उसकी पूरी, उस देश पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अभी तक मैं किसकी बात कर रहा था? एक आदमी की बात कर रहा था, किसी एक पर्सन की प्रायोरिटी की बात कर रहा था। अब उसी चीज़ को जब मैं एक देश के लिए देखने लगूंगा, तब मैं उसको क्या बोलने लगूंगा? अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसे इसी एग्जाम्पल को देखिए, यहां मैंने पर्सन की बात करी थी, अब मैं आपसे सरकार की बात करूं। ठीक है, सरकार के पास मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए हैं। अब इस 1 लाख करोड़ में वो 130 करोड़ भारतीयों का काम पूरा नहीं कर सकती। इतने संसाधन सरकार के पास उपलब्ध नहीं है कि वो 1 लाख करोड़ में पूरे 130 करोड़ भारतीयों की जो जो जरूरतें हैं उनको पूरा करे। तो सरकार पार्लियामेंट में बैठकर बिल बनाएगी और सोचेगी, विचार करेगी, डिस्कशन करेगी कि इसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है, हमको प्रायोरिटी किसको देनी है। तो जिस चीज को उसको प्रायोरिटी देनी होगी उस चीज में वो ये पैसा खर्च करेगी। तो ये उस देश की इकोनॉमी डिसाइड करेगी। क्लियर है? इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है। आई होप आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी कि क्या होती है इकोनॉमी, क्या होती है इकोनॉमिक्स। ठीक, जब हम पूरे देश की बात करेंगे तब इकोनॉमी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आर्थिक गतिविधि। ठीक है, देखें जरा ये क्या होती है। मान लीजिए मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूं। ठीक, उस रेस्टोरेंट में एक ग्राहक आया और उसने बोला कि मुझे चाय पीना है। ठीक, मैंने उसको बढ़िया चाय बना के दी, खुश हुआ वो। 10 रुपये चाय की कीमत थी और 5 रुपये उसने टिप भी दे दी। ठीक है, देखें तो क्या हुआ। रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में ग्राहक आया, उसने मेरे से चाय मांगी। चाय की कीमत कितनी थी? 10 रुपये। अब ये जो 10 रुपये है उसका मैं उसको बिल दूंगा। तो जो मैंने उसको बिल दिया, तो ये सरकार को पता चल गया कि नहीं चला कि मैंने 10 रुपये लिए हैं किसी से। अब मैंने जब ये 10 रुपये किसी से लिए हैं तो उसके ऊपर मुझे टैक्स भी भरना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मैंने किसी को सेवा दी, उस सेवा से मुझे आय हुई। ध्यान से सुनिए, मैंने किसी को सेवा प्रदान करी, उस सेवा प्रदान करने या उत्पादन हुआ जो भी, उससे मुझे एक आय हुई। अगर उत्पादन भी हो रहा है, आय भी हो रही है, ऐसी चीज को मैं बोलूंगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि। ऐसी कोई भी चीज जिसमें उत्पादन और आय, यहां पर उत्पादन का मतलब अकेला मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यहां पर गुड्स और सर्विसेज, ध्यान दें, वस्तुएं और सेवाएं, दोनों के बारे में मैं बात कर रहा हूं उत्पादन की। अकेले वस्तुओं के उत्पादन की बात नहीं कर रहा मैं, यहां पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों के उत्पादन की बात कर रहा हूं। तो आर्थिक गतिविधि में किसको बोलूंगा? जब मैंने किसी चीज का उत्पादन किया, चाहे वो सेवा भी हो सकती है, जैसे आप
बैंक की बात करें, बैंक में आप जाते हैं कस्टमर बन के, वहाँ पर आपको सामने मिलता है कि 3 नंबर पे जाइए और 4 नंबर पे जाइए, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो आपको सेवा प्रदान कर रहा है। हालांकि वो आपको परेशान कर रहा है, लेकिन वो भी उसकी सेवा है, उसकी नज़रों में वो सेवा है, और उसको ऐसा करने का सरकार की तरफ से पैसा मिल रहा है। अगर प्राइवेट बैंक है तो प्राइवेटली पैसा मिल रहा है, पैसा तो मिल रहा है ना, यानी वो सेवा प्रदान कर रहा है और उसको उस चीज़ का पैसा मिल रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन इसी चीज़ को ज़रा इस तरीके से समझिए, ये चाय वाली बात, मैं किसी के घर मेहमान बन के गया, क्लियर, मेहमान बन के गया तो उसने मेरे को चाय पिलाई, हो सकता है ना भी पिलाए, लेकिन मान लीजिए पिलाई, ठीक है, उसने मेरे को चाय पिलाई। अब वो चाय पिलाने का क्या मुझसे पैसा मांगेगा? अगर मांग ले तो मैं तो दोबारा उसके घर कभी नहीं जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए उसने मेरे को चाय पिलाई और उसने मेरे से पैसे नहीं मांगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें उसने सेवा तो प्रदान करी, लेकिन उसने मेरे से पैसे नहीं मांगे, मतलब उसकी कोई आय नहीं हुई। तो अगर उत्पादन हो रहा है पर आय नहीं है, ऐसी चीज को मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलूंगा। ऐसी चीज देश की प्रगति में कोई भी अपना योगदान नहीं दे रही। देखिए, ये जब उसने रेस्टोरेंट में चाय पिलाई थी, उससे जो आय हुई थी, उसका जो टैक्स कटा था, वो देश की प्रगति में काम आएगा। लेकिन जो मेहमान के घर पे उसने मुझे चाय पिलाई, उसका क्या, उसका तो कोई भी टैक्स नहीं भरा हुआ, या उसने सेवा तो प्रदान करी लेकिन उससे उसको कोई आय नहीं हुई, इसलिए उस चीज को मैं आर्थिक गतिविधि नहीं कहूंगा। इसको एक तरीके से और समझिए, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। मान लीजिए कोई टीचर है, वो कहीं पर एक स्कूल में पढ़ाता है, ठीक है, स्कूल में पढ़ाता है, तो उसको उस चीज का पेमेंट मिलता है, क्लियर। अब जब वो अपनी स्कूल में सेवाएं प्रदान कर रहा है, ठीक है, सेवाएं प्रदान कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उत्पादन, उससे उसको आय हो रही है, आय भी हो रही है, मतलब उत्पादन भी आ गया, आय भी आ गया। तो क्या ये एक आर्थिक गतिविधि है? बिल्कुल है। लेकिन वही टीचर अपने भाई को घर में पढ़ाए, तो क्या वो अपने भाई से पैसा लेगा? काम वो सेम ही कर रहा है, देखिए, पढ़ा वो वहां भी रहा था, पढ़ा वो यहां भी रहा है, लेकिन दूसरे केस में ये आर्थिक गतिविधि की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे केस में उसको आय नहीं हो रही। क्लियर है? उत्पादन तो हो रहा है पर आय नहीं हो रही। तो ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में किस चीज को बोलूंगा, जिसमें उत्पादन भी हो और आय भी हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये आर्थिक गतिविधियां आखिर करता कौन है? ये आर्थिक गतिविधि करता कौन है? इसको करने वाले ये 3 लोग हैं, और पूरे देश में, किसी भी देश में ये 3 लोग ही हैं जो आर्थिक गतिविधियां करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करते हैं। गृहस्थ, हाउस होल्ड, ध्यान दें, हाउस होल्ड, ठीक है, यानी जो हाउस होल्ड, गृहस्थ का मतलब ये नहीं है जो घर में रहते हैं, घर में रहने वाले मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है कि घर में रहने वाले वो लोग जो कंपनियों में जाते हैं, काम करते हैं, अपना श्रम प्रोवाइड कराते हैं और उसके बदले में उनकी आय होती है, उनको कहा जाता है गृहस्थ या हाउस होल्ड। तो ये आर्थिक गतिविधि जब करेंगे, इनसे जो भी आय होगी वो देश की अर्थव्यवस्था में काम आती है। नेक्स्ट, कंपनी, व्यवसाय या फर्म। ये अगर कोई कंपनी खोलती है तो उससे जो आय होती है वो भी आर्थिक गतिविधि का हिस्सा होगी, क्योंकि वो भी उत्पादन करके और आय कर रही है। तीसरी है सरकार। सरकार भी क्या कर रही है? देखिए, उत्पादन कर रही है अलग अलग चीजों का, उनके बदले टैक्स लेती है, मतलब आय ले रही है। जैसे सर्विस भी प्रोवाइड कराती है, जैसे हम बात करें रेलवेज की, रेलवेज में वो सेवा भी प्रदान कर रही है और पैसे भी ले रही है, तो वहां भी उसकी आय तो हो रही है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जो आर्थिक गतिविधि करती हैं और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। क्लियर है? आई गेस इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन, प्रोडक्शन। देखिए, अभी हमने देखा आर्थिक गतिविधि में कि उत्पादन और आय 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका होना जरूरी है। तो ये उत्पादन एक्चुअली में है क्या? पढ़िए, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं, ध्यान दें, वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। क्या हर चीज को हम उत्पादन बोलेंगे?
हर चीज़ को बताइए। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है गुलाब का, उस गुलाब के पेड़ में गुलाब का फूल उगा। एक्चुअली में क्या हुआ, उसका उस पेड़ ने उत्पादन किया, लेकिन जब तक मैं उस गुलाब को कहीं उपयोग में ना ले लूँ वो मेरे लिए किसी काम का नहीं है। मान लीजिए उसको मैंने तोड़ के और भगवान को चढ़ा दिया, तो क्या ये आर्थिक गतिविधि हुई? नहीं। लेकिन उस फूल को तोड़कर यदि मैंने बेच दिया जिसके बदले में मेरी आय हुई, तो वो एक आर्थिक गतिविधि हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? तो उत्पादन का उद्देश्य क्या है? वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है। हम ऐसी कोई चीज नहीं बनाते जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। ये बोर्ड हमने क्यों बनाया? क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता थी। पहले हमारे पास व्हाइट बोर्ड हुआ करते थे जिनमें हमें पूरा लिखना पड़ती थी। आज हमारे सामने पहले ही लिखा रहता है, उसको हमें समझाना होती है और उसमें जो चीज़ नहीं है वो हमें लिखनी होती है। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ रही थी कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, तो हमने बोर्ड बना दिया। क्लियर है? तो हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनका ही हम उत्पादन करते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को उत्पादित करने के लिए, प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का करने के लिए हमको 4 चीज़ों की ज़रूरत लगती है। इन 4 चीज़ों के बारे में अब हम डिटेल में देखेंगे कि क्या हमको ऐसी क्या चीज़ लग रही है जिससे हम उत्पादन कर सकते हैं। तो आप अपने आप को एक पर्टिकुलर जगह पर रख के देखिए और सोचिए कि आपको मान लीजिए बिस्किट का उत्पादन करना है। ओके, मान लीजिए आपको बिस्किट का उत्पादन करना है। तो बिस्किट का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता लगेगी, आप खुद से सोचिए। आप खुद से सोचेंगे इस चीज़ को तो आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए अगर आपको बिस्किट का उत्पादन करना है तो सबसे पहले आपको ऐसी ज़मीन देखनी पड़ेगी जहाँ पर आप आपकी बिस्किट बनाने की फैक्ट्री लगा सकें। क्लियर है ये चीज़? क्योंकि जब तक फैक्ट्री नहीं लगेगी आप बिस्किट बनाएंगे कैसे? ठीक, तो आपने क्या किया, एक ज़मीन ढूंढ ली। ठीक है साहब, ज़मीन ढूंढ ली, मतलब एक ज़मीन का होना आवश्यक है। क्यों? आप हवा में तो फैक्ट्री लगा नहीं सकते, और अभी तक तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम पानी में भी फैक्ट्री लगा दें। ठीक है, हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ऑयल को जो निकालने वाली फैक्ट्रीज होती हैं वो समुद्र में ही लगाई जाती हैं, तो वो एक अलग केस है। उसके बारे में हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि आपको अगर कोई फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए आपको भूमि की आवश्यकता है। क्लियर? नेक्स्ट, पूंजी। चलो आपने ज़मीन देख तो ली, लेकिन उसको खरीदोगे कैसे जब आपके पास पूंजी ही नहीं है? सर हम तो बैंक में जाएंगे और लोन ले लेंगे। अरे तो लोन लेने के लिए भी तो आपको कोई संपत्ति की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो बैंक आपको क्या ऐसे ही चले जाओगे और लोन दे देगी? नहीं, ऐसे लोन नहीं देगी बैंक। चलो आपको बैंक ने लोन एक बार दे भी दिया, मान लो ये बिस्किट की फैक्ट्री बनाना है और ये 2 करोड़ की ज़मीन है मान लिया। ठीक है, 2 करोड़ की ज़मीन, 2 करोड़ का लोन आपको बैंक ने दे दिया, आपने ज़मीन खरीद ली। अब कैसे बनाओगे बिस्किट? ज़मीन से बिस्किट बन जाएंगे? वो बचपन में बनाते थे, मिट्टी को गीला करके और बिस्किट बना देते थे, वैसे नहीं। तो अब आपको मशीनें भी खरीदनी पड़ेंगी। मशीनें कहाँ से लाओगे? उसके लिए भी पूंजी चाहिए। मतलब अकेला आपके पास भूमि होने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए क्या लाना पड़ेगा? पूंजी भी लाना पड़ेगा, कैपिटल भी लाना पड़ेगा। मतलब आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास जमीन होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें आपके पास पहले तो होनी चाहिए, तब तो आप फैक्ट्री लगा सकोगे। ठीक है, चलो मान लिया आपने ज़मीन भी खरीद ली, उस पर आपने मशीनें भी लगा दी, ये असेंबली लाइन आपने एक बना ली। ठीक है कि यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और ये बिस्किट बन के बाहर आएगा। लेकिन बिस्किट बनाएगा कौन? बिस्किट बनेगा कैसे? उसको बनाने के लिए सारे तो आप रोबोट लगा नहीं सकते, सारी चीज जगह रोबोट। चलो मान लिया ये मशीन रोबोट्स की हैं, ठीक है, लेकिन उन रोबोट को कंट्रोल करने के लिए भी तो आपको कोई ना कोई चाहिए। क्या वो कौन चाहिए? आदमी, लेबर, श्रम। जो काम करेगा वो आदमी भी आपको चाहिए, लेबर भी आपको चाहिए पड़ेगी जो इस जगह पर काम करे। क्लियर है ये चीज़? मतलब आपको ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए कि लैंड चाहिए, पैसा चाहिए, लेबर चाहिए। लेकिन इन सबको करने वाला कौन है? आप। क्योंकि आप जब तक सोचोगे नहीं, या कोई भी पर्सन जब तक सोचेगा नहीं कि उसको बिस्किट बनाना है,
तब तक ना वो लैंड खरीदेगा, ना वो पूंजी लगाएगा, ना लेबर ढूंढेगा। तो जब कोई एक व्यक्ति इन तीनों के बारे मतलब कोई भी चीज करने के बारे में सोचेगा, कुछ उत्पादन करने के बारे में सोचेगा, भूमि, पूंजी और लेबर को एक जगह लाने के बारे में सोचेगा, उसको मैं क्या बोलता हूं? एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। उद्यमी नहीं, उद्यमी। क्लियर? इन तीनों को एक साथ लाने की रिस्क लेने वाला कौन होता है? उद्यमी। तो ये चार चीजें हमको बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें किसी भी चीज का उत्पादन करना है तो। ठीक है, तो हम कैसे उत्पादन कर सकते हैं किसी भी चीज का? पहले हमने जमीन ले ली, जमीन के बाद क्या हो गया? पूंजी लगा दी, लेबर आ गया, और अब मैं अपना उत्पादन चालू कर सकता हूं। क्लियर है? तो इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे इस चीज को कि उत्पादन करने के लिए जो मेन कारक हैं वो कौन से हैं? भूमि, भौतिक पूंजी, श्रम, उद्यमी। क्लियर? आगे चलें। लागत एवं राजस्व, ये थोड़ा इधर हो गया है, कोई बात नहीं, देखिए समझ में तो आ ही जाएगा। मैं बताता हूं आपको क्या है ये। देखिए, ये हैं आपके उत्पादन के कारक जो मैंने अभी आपको बताया: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। क्लियर? देखिए, ये लागत और राजस्व का क्या सिस्टम है। देखिए, लैंड, मान लीजिए आपने इतना बड़ा लैंड खरीदा नहीं है, ठीक है, चलो खरीदा भी है, तो आपको क्या करना पड़ा? उस लैंड को खरीदने के लिए आपको किसी ना किसी को तो पैसा देना पड़ा। मान लो मुझे एक लैंड खरीदना है, तो पहले से अगर वो भूमि किसी की है तो मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा। मैं क्यों दूंगा? मैं अपना पर्सनल पैसा क्यों दूंगा? पैसा मैं किसके अकाउंट में डालूंगा? कंपनी के अकाउंट में। क्लियर है? यानी अगर वो 2 करोड़ रुपए की जमीन थी तो वो 2 करोड़ रुपए मैंने कंपनी के अकाउंट से निकालकर किसको दिए? जिसकी भूमि थी उसको दिए। क्लियर? मैं एंटरप्रेन्योर हूं, ठीक है, मैं किसी कंपनी में मतलब मैं कोई कंपनी चालू करने की सोच रहा हूं, तो मैं अपना पर्सनल पैसा लगा रहा हूं, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं कितना पैसा कंपनी के नाम से लगाना चाहता हूं वो एक अलग चीज है। क्योंकि हो सकता है मेरे पास 10 करोड़ रुपए हों, लेकिन मैं पूरा 10 करोड़ रुपए कंपनी में नहीं लगा रहा। मैं कितना पैसा लगाना चाहता हूं कंपनी में? मान लो 5 करोड़ रुपए लगाना चाहता हूं, ठीक है। तो कंपनी का पैसा कितना है? अभी 5 करोड़ रुपए है कंपनी के अकाउंट में, जिसमें से 2 करोड़ रुपए मैंने किसको दे दिया? किसको दे दिया? भूमि वाले को। मतलब उसको उसका किराया मिल गया। किसको? प्रदाताओं को। प्रोवाइडर, प्रोवाइडर कौन था इस केस में? जिसकी कंपनी थी, जिसकी भूमि थी, जिसकी भूमि थी उसको उसका किराया मिल गया। लेकिन ये किराया जो है किसके अकाउंट से आया है? कंपनी के अकाउंट से आया है। मतलब जितना पैसा, मान लो ये 2 करोड़ रुपए कंपनी के अकाउंट से निकाले हैं और गया किसके पास है ये 2 करोड़ रुपए? जिसकी भूमि थी। मतलब ध्यान दें, जो कंपनी की कॉस्ट आ रही है, जो कंपनी की कॉस्ट आ रही है और जो प्रोवाइडर को राजस्व मिल रहा है वो दोनों बराबर है। ऐसा ही इन सबके साथ भी है, जरा ध्यान दें, ध्यान दें। लेबर आया, ठीक है, लेबर को आपने जितना वेतन दिया, मान लीजिए 10 लेबर आपके यहाँ काम करती है, 10 लेबर को आप प्रत्येक को दिन के 100 रुपए देते हैं, तो कुल आपने कितने दिए? 1000 रुपए दिए। अब आप 1000 रुपए जब वेतन देंगे लेबर को, कुल 1000 रुपए जब वेतन देंगे तो वो आपकी जेब से नहीं देंगे, आप कंपनी के अकाउंट में से निकालकर लेबर को पैसे देंगे। मतलब 1000 रुपए कंपनी के अकाउंट से निकला और वो 1000 रुपए कहां पहुंचा? लेबर के पास। क्लियर? नेक्स्ट, पूंजी। पूंजी, मान लीजिए ये 10 करोड़ रुपए जो थे वो आपके नहीं थे, ये 10 करोड़ रुपए आपने कहां से लिए हैं? बैंक से लोन लिया है। जनरली बैंक से लोन लेके ही कंपनी लगाई जाती है जनरली, ठीक है। तो ये आपने पूंजी ले ली। क्लियर?
पूंजी तो ले लिया आपने 10 करोड़ रुपए, लेकिन अब बैंक इस पे ब्याज तो लगा रही होगी। तो प्रोवाइडर कौन है इस पूंजी का? बैंक। उसको क्या मिल रहा होगा? ब्याज। लेकिन इस ब्याज को अपनी जेब से नहीं भरूंगा, कहां से भरूंगा? कंपनी के अकाउंट से। क्लियर है? कंपनी के अकाउंट से ये ब्याज मैं भरूंगा। क्लियर है? अब बात आई मेरी कंपनी है, ठीक है। मेरी कंपनी में जितना भी लाभ होगा वो पूरा मेरा होगा क्या? हाँ बिल्कुल, मेरी कंपनी है तो पूरा लाभ मैं ही लूंगा। तो पूरा लाभ उद्यमी अगर पूरा लाभ ले रहा है, लाभ दिख नहीं रहा है इसके कारण मैं लिख देता हूं, लाभ, जितना लाभ हो रहा है वो पूरा मुझे मिलेगा। लेकिन वो लाभ आएगा कहां से? कंपनी के अकाउंट से लूंगा। क्लियर है? मतलब मैं अगर इन पूरों को ऐड कर लूं और इन पूरों को ऐड कर लूं तो यहां पर जो इसका सम आने वाला है, सम अगर मैं करूं किस किस का? किराए का, वेतन का, ब्याज का और लाभ का। तो यहां जो कंपनी पे कॉस्ट लग रहा है और जो प्रोवाइडर को रेवेन्यू मिल रहा है वो दोनों होंगे बराबर। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कंपनी की लागत और प्रदाताओं का राजस्व जो है वो बराबर होता है। ठीक है? इसकी कैलकुलेशंस में आगे जरूरत पड़ेगी, लेकिन ध्यान रखेंगे कंपनी की लागत और प्रदाताओं का जो राजस्व है वो बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमने जितना पढ़ लिया है अब हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं एक क्वेश्चन से। थोड़ा सा दिमाग पर आप जोर डालिए, ठीक है, और सोचिए इसके बारे में कि किसी भी देश के अमीर या गरीब होने के लिए प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस का होना ही महत्वपूर्ण है। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी अगर एक देश है उसमें अगर प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है तो वो अमीर हो जाएगा, अगर प्राकृतिक संसाधन उसके पास कम है तो गरीब हो जाएगा। स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है और उसकी समालोचनात्मक परीक्षण करने बोल रहा है। क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट, मतलब इसका आपको बारीकी से परीक्षण करना है, क्या ये स्टेटमेंट सही है। सही है तो सही के डायरेक्शन में आपको इसका परीक्षण करना है, अगर गलत है तो गलत के डायरेक्शन में इसका परीक्षण करना है। ठीक है, तो आप चाहे तो 2 मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं वीडियो और इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो मैं बता ही रहा हूं फिर, लेकिन आप 2 मिनट के लिए पॉज करके खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए किसी देश का, फॉर एनी कंट्री टू बी रिच और पुअर नेचुरल रिसोर्स इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए अफ्रीका, नाम सुना होगा आपने, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है और ये विश्व का, शायद विश्व का सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देश है, लेकिन सबसे गरीब देश है। सुना है आपने? क्लियर है? नहीं सुना है तो मैं बता रहा हूं। अफ्रीका जो है प्राकृतिक संसाधनों में बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन वो बहुत गरीब देश है। क्यों? भारतों के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन अभी उसका नाम रिच कंट्रीज में नहीं आता। लेकिन अमेरिका देखिए, उसके पास संसाधन है, ऐसा नहीं कह रहा कि उसके पास संसाधन नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली उसके पास संसाधन कम है, तब भी वो बहुत ही ज़्यादा विकसित देश है, रिच कंट्री है। क्यों? कैसे? तो इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपके पास कि प्राकृतिक संसाधन है या नहीं। प्राकृतिक संसाधन है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस प्राकृतिक संसाधन को आप उपयोग कैसे कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब इकोनॉमिक्स, जो अभी मैंने आपको समझाया कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको आप कितने अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं। अफ्रीका, उसके पास प्राकृतिक संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन वो उनको उपयोग सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, वो इकोनॉमिक्स सही ढंग से उनमें उपयोग नहीं कर रहा है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण वो सही ढंग से यूज नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो देश समृद्ध नहीं है। ठीक है, लेकिन अमेरिका, उसके पास जितने संसाधन है उसको उसे सही से उपयोग करना आ गया, या वो उनको इस तरीके से उपयोग कर रहा है कि उससे से ज्यादा क्या मिले? पैसा। क्लियर है? तो इस चीज पे कतई डिपेंड नहीं करता है किसी भी देश का गरीब या अमीर होना कि उसके पास प्राकृतिक संसाधन है या नहीं।
डिपेंड काय पे करता है? उस प्राकृतिक संसाधन से आप कितनी अधिक आय सृजित कर सकते हैं, कितनी अधिक आय सृजित कर सकते हैं उन संसाधनों से, ये इस चीज पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये देखिए एक एग्जांपल लिखा है, भारत में कृषि प्रधानता है, गेहूं है, ये गेहूं तथा चावल के उत्पादन में विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। ठीक है, गेहूं और चावल आप जानते हैं भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करता है, जिसमें से हमारा मध्य प्रदेश अभी गेहूं उत्पादन में बहुत अग्रणी चल रहा है। ठीक है, उत्पादन में नहीं, सॉरी, उसके संग्रहण में बहुत अग्रणी चल रहा है। ठीक है, इस बार तो शायद उत्पादन में भी प्रथम पे आया है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था क्यों अच्छी नहीं हो पा रही, जबकि हम इतनी बड़े बड़े अनाजों में विभिन्न देशों में अग्रणी स्थान पर हैं? क्योंकि हम उनका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, गेहूं मार्केट में कितने रुपए का मिलता है? कितने रुपए का मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 20 रुपए किलो मिलता है, आई गेस। ठीक, मान लीजिए गेहूं आपको 20 रुपए किलो मिलेगा मार्केट में। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस गेहूं का 1 किलो गेहूं, 1 किलो गेहूं, इस 1 किलो गेहूं का मैं आटा बना दूं तो यही चीज हो जाएगी आपकी 40 रुपए किलो। ध्यान दें, गेहूं बिक रहा है आपका 20 रुपए किलो, आटा आपका बिक रहा है 40 रुपए किलो। लेकिन अब मैं इसी आटे का बिस्किट बना दूं, आटे से क्या बना दिया मैंने? बिस्किट। तो अब आप सोचिए 1 किलो आटे से कितने बिस्कुट बनेंगे? लगभग 10 पैकेट बिस्कुट बन जाएंगे। 10 पैकेट बिस्कुट अगर बन रहे हैं और एक पैकेट की कीमत अगर 10 रुपए है, तो मुझे 1 किलो आटे से कितनी आय हुई? 100 रुपए। देखिए, जिस चीज से मैं 20 रुपए कमा रहा था, उसी चीज से मैं 100 रुपए भी कमा सकता हूं। जिस चीज से मैं 20 रुपए कमा रहा था, उसी चीज से मैं 100 रुपए भी कमा सकता हूं। तो क्यों ना 100 रुपए ही कमाऊं? जिस चीज से 20 रुपए कमा रहा हूं, क्यों ना मैं उसी से 100 रुपए कमाऊं? अमेरिका यही कर रहा है, अमेरिका यही कर रहा है। और इस प्रोसेस को एक्चुअली में हम बोलते क्या है?